हेलो नमस्कार। मेरा नाम समृद्ध कपूर है और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल समृद्ध कपूर ऑफिशियल में। तो आज हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 से जीरो के बारे में 4.0 के बारे में जो 2016 से अब तक चलता आ रहा है। और बेसिकली वो है क्या? बेसिकली ये इंटीग्रेशन है डिजिटल, फिजिकल और बायोलॉजिकल सिस्टम्स का। वो इसलिए क्योंकि हर चीज से उसको इंटरनेट के थ्रू और उसको कनेक्ट किया गया है। अगर हम की टेक्नोलॉजीज देखें जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 के लिए चाहिए होती हैं, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि हम आजकल देख रहे हैं कहीं ना कहीं टॉपिक ऑफ डिस्कशन भी बन गया है। कहीं ना कहीं उसकी इंपॉर्टेंस भी देखी जा रही है, बढ़ती जा रही है। दूसरा मशीन लर्निंग, कि आप मशीन्स को कैसे आप डिजाइन करते हो, उनको क्या आप उन्हें प्रिपेयर करते हो कि वो उसके अकॉर्डिंगली फंक्शन करे, उस हिसाब से उनकी प्रोग्रामिंग हो। फिर है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी कि आपके जो डिवाइसेस हैं, घर के अप्लायंसेस है, वो कनेक्टेड है। फिर है बिग डेटा, की बहुत बड़े से बड़े डेटा चंक को कैसे वो प्रोसेस किया जाता है सुपर कंप्यूटर से, जो कि नॉर्मल कंप्यूटर नहीं कर सकता। फिर है क्लाउड कंप्यूटिंग, जो हमने पहले भी इसके बारे में बात की थी कि किस तरह डेटा स्टोर किया जाता है, कि एक तरह से कंपनीज जो है वो दूसरे क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनीज से रेंट पे लेती है स्पेसिफिक जगह का, ताकि वो अपना डेटा स्टोर कर सके। रोबोटिक्स, यानी जो यूज ऑफ रोबोट्स है, जो जिसका एक्सटेंसिवली इंक्रीज हुआ है यूज फैक्ट्रीज में। फिर है ब्लॉकचेन। अच्छा, ब्लॉकचेन जो है वो एक तरह से एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका बहुत सारा यूज हो सकता है। जनरली ये इसको माना जाता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेटा और रिकॉर्ड्स। बेसिकली डेटा का रिकॉर्ड रखता है डिसेंट्रलाइज वे में। और इसका यूज केस बहुत है। एक यूज केस जो हम सब जानते हैं वो है बिटकॉइन, या जिसको क्रिप्टो करेंसी भी कहा जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये हुआ है कि ऑटोमेशन हो गया। उससे ये हुआ कि साथ में जो काम अब बहुत से लोग किया करते थे, अब वो एक मशीन कर लेती है, उसमें कम से कम लोग चाहिए करने को। और दूसरा है प्रिडिक्टिव एनालिसिस। प्रिडिक्टिव एनालिसिस में ये है कि किस तरह वो मशीन जो है वो एनालाइज करती है कोई भी चीज को प्रिडिक्ट करने के लिए। वो फिर उसमें जैसे कि आपका डेटा एनालिटिक्स भी एक पार्ट आता है, कि वो डेटा जो प्रोसेस करता है उससे वो क्या एनालाइज करता है, क्या प्रिडिक्ट करता है कि इससे अब अगला क्या होगा, एक तरह से। और साथ में उसको कह सकते हो फोरकास्टिंग की तरह भी है। फिर है इंटेलिजेंट डिसीजन मेकिंग, कि मशीन जो है वो इतनी केपेबल हो गई है, वो इतना डेटा उसने लर्न किया है, उतना उसको ट्रेन किया है और टेस्ट किया है, और जब देखा गया है कि वो इतना केपेबल हो गया है, तो वो डिसीजंस कई चीजें अपने हिसाब से ले लेती है। उस सेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक है एस्पेक्ट है, उसको कहीं ना कहीं एक तरह से अनसर्टेनिटी भी देखी जा रही है, क्योंकि व्हाट इफ ये मशीन, ये एआई जो है वो ह्यूमंस को बिल्कुल ओवर पावर कर ले, कहीं ना कहीं वो उसको रोकने की कोशिश करे, ह्यूमन बीइंग कोई डिसीजन ले तो। और या तो कहीं ना कहीं वो डिसीजन लेने में शेप दे ह्यूमन बीइंग को, कोई भी अगर डिसीजन लेना हो तो। ऑल्दो टेक्नोलॉजी अभी भी बहुत थोड़ी सी अर्ली स्टेज में है, लेकिन कुछ जगह इसकी बहुत सक्सेसफुल केसेस भी पाए गए हैं। फिर है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो कनेक्टिंग डिवाइसेस हैं, यानी कि आपके जो स्मार्ट डिवाइसेस भी जाने जाते हैं, या स्मार्ट होम होम अप्लायंसेस भी होते हैं, या चाहे आपके स्मार्ट स्पीकर्स हैं। अगर हम एक एग्जांपल देखें तो Amazon का एलेक्सा है, कि आपको सिर्फ एक कमांड देनी है और उसके हिसाब से वो या तो म्यूजिक प्ले करेगा या वो आपको डेटा देगा। और तो और ये भी है कि वो घर की लाइट्स भी है, तो अप्लायंसेस को ऑपरेशनल भी कर सकता है, घर की लाइट को ऑन ऑफ करवा सकता है। आपको सिर्फ बोलना होता है कि लाइक कि एलेक्सा ये लाइट ऑन कर दो, या ये लाइट ऑफ कर दो, या ये मशीन चला दो, या ये स्विच ऑन कर दो, समथिंग लाइक दैट। और तो और जरूरी नहीं कि उसको सिर्फ एक बाहर का वाईफाई चाहिए, घर का भी वाईफाई इंटरनेट है अवेलेबल, तो भी चल जाता है। ये है इनकी खासियत। और ये ज्यादातर स्मार्ट होम स्मार्ट डिवाइसेस तो हैं, इनके यूज केस तो हैं, बट कहीं ना कहीं ये है कि आप बहुत डिपेंडेंट हो जाते हो। तो ये भी एक चीज है, लोग इसको
एक्सटेंसिवली कहीं ना कहीं ऐसे केसेस में देखे गए कि यूज करते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये स्मार्ट डिवाइसेस में है, आज के टाइम में ये फोन्स में भी है। चाहे आप आईफोन का सीरी ले लो या एंड्रॉइड के फोन्स में आप देख लो कि आपको सिर्फ कमांड देनी है। सपोज आपको किसी को फोन करना, आपने इंस्टेंट अपनी उंगली चला के उसको कॉल कर रहे हो ऐप खोल के, आपने बस बोलना कि ये पर्सन को फोन कर दो, आपके कॉन्टैक्ट से वो डायरेक्टली करता है, ढूंढता है और वो प्रोसेस करके कॉल करता है, समथिंग लाइक दिस। फिर है बिग डेटा एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। अच्छा, बिग डेटा का जैसे हमने पहले भी बात की कि बड़े से बड़े डेटा को हैंडल करता है वो थ्रू, स्पेशली कई लोग उसको सुपर कंप्यूटर या खास तरह के मशीन से उसको प्रोसेस किया जाता है जो नॉर्मल मशीन नहीं कर सकती है। तो उस सेंस में बिग डेटा का बहुत यूज है, स्पेशली जो कंपनीज है वो अपना डेटा स्टोरेज करती हैं, उस पॉइंट से उसका बहुत यूज केस है। क्लाउड कंप्यूटिंग हमने जैसे बात की। अच्छा, वैसे एक चीज और भी है, अगर हम इसमें फर्दर ऐड करें तो डेटा सेंटर्स भी बन रहे हैं, कहीं ना कहीं वो डेटा स्टोरेज के लिए भी यूज किया जा रहा है। क्योंकि जिस हिसाब से एआई का ग्रोथ हो रहा है और जिस तरह कंपनीज पानी की तरह पैसा बहा रही हैं एआई डेटा सेंटर सेटअप करने के लिए, तो उस सेंस में बहुत सारा जब डेटा हैंडल किया जाएगा तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसका यूज कहीं ना कहीं बढ़ेगा। और तो और कहीं ना कहीं वो एआई के यूज के लिए काम आएगा। क्योंकि कल को वो जब आप कुछ क्वेरी आप टाइप करो, चाहे चैट चैट जीपीटी हो या कोई और एआई रिलेटेड हो, तो उसको भी प्रोसेस करता है, तो उसका वहां भी एक यूज है। बिग डेटा उस सेंस में उसको यूज करता है प्रोसेस करने के लिए, वो स्टोर कर लेगा और आगे जाके अगर उसका कोई यूज केस हो सकता है तो वो देख सकता है। हालांकि एक चीज और ये भी है कि कंपनीज कई बार इन्हीं डेटा को यूज करती है अपने प्रोडक्ट को या अपनी सर्विस को वैसा ऑफर करने के लिए। फिर है स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा, जो स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग है वो अगर हम उसमें देखें तो ऑटोमेशन एक पार्ट है। फिर है डिजिटल ट्विंस, जिसमें ये देखा जाता है कि आपके कैसे ये जो आपके वाईफाई है या इंटरनेट ऑफ थिंग्स है उसका कैसे यूज किया गया है स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग का एग्जांपल लेके। और वैसे के एग्जांपल अगर मैं दूं, उसको डार्क फैक्ट्रीज भी कहा जाता है। वैसे चाइना में ये एक एक्सपेरिमेंट बेसिस पे देखा गया है, जो किया गया है डार्क फैक्ट्रीज के नाम पे, जहाँ इट इज ट्रू टू सम एक्सटेंट, डार्क है लिटरली, और उनमें मशीन्स ऑटोमेटिकली काम कर रही है। आपको फैक्ट्री वर्कर नहीं चाहिए, या आपको कोई सर्विलेंस करने, सुपरविजन सॉरी सुपरवाइज सुपरवाइज करने के लिए एक इंजीनियर नहीं आपने रखा है कि कल को कुछ ब्रेक डाउन होता है तो उसको हैंडल कैसे किया जाए। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस ये कि उसको पता है, उस मशीन को आइडिया है कि उसको कब अपने सिस्टम को मेंटेन करने का टाइम चाहिए, टाइम ड्यूरेशन चाहिए, और ताकि वो जब उसको लगेगा कि अब रिक्वायरमेंट है तो वो उसके हिसाब से अपना प्रोसेस रोक देगा और फिर उसके अकॉर्डिंगली उसको मेंटेन किया जाएगा या वो खुद से कर लेगा। फिर है स्मार्ट फैक्ट्रीज, जो हमने ऑलरेडी बात की है। आज के टाइम में अगर हम स्मार्ट फैक्ट्रीज के अलावा ये भी देख रहे हैं कि जो लॉजिस्टिक्स कंपनीज है उनमें ये देखा गया चाइना में स्पेशली कि कुछ ऐसी मशीन्स आ गई हैं कि जहां आपको लोग नहीं चाहिए वेयर हाउस में काम करने के लिए, वो मशीन्स खुद हैंडल कर लेती हैं। ऐसा भी देखा गया है कई जगह पे। कंपनीज ने जैसे स्टारबक्स है वो भी ये चीजें अप्लाई कर रही हैं अपने स्टोर्स में कि ह्यूमन को रखा जाए, ह्यूमन को रिप्लेस किया जाए। एक एक्सपेरिमेंट बेसिस पे देखा गया पर कुछ जगह पे मशीन्स, कुछ जगह पे अभी भी मशीन्स उतना कैपेबल अभी नहीं हुई है। तो अभी भी टेक्नोलॉजी कुछ चीजों में अभी भी बहुत अर्ली स्टेजेस में है। बट लेट्स सी आगे क्या होता है, जैसे जैसे और टेक्नोलॉजी और इम्प्रूव होती है तो आगे फिर उसके अकॉर्डिंगली फिर देखा जाएगा कि अब वर्ल्ड अब किस डायरेक्शन की ओर जाएगी, जहां तक एआई की बात है। अच्छा, इसका इम्पैक्ट जो है इंडस्ट्रीज पे वो हम जैसे देख सकते हैं हेल्थ केयर पे। हेल्थ केयर के केस में ये है कि आज के टाइम में एआई से ये भी है कि सर्जरियां भी कर पाता है मशीन, कि अब आपको उतने सर्जन्स नहीं चाहिए कोई सर्जरी करने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए, ताकि वो मशीन खुद हैंडल कर सके। कुछ केसेस में है कि वो डेटा का कैसा यूज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एआई, हेल्थ केयर से रिलेटेड डेटा है। वैसे हेल्थ केयर से एक और चीज मुझे याद आई है कि आज के टाइम में जो स्मार्ट वॉचेस है वो भी कोई कम नहीं है। लोगों का रियल टाइम हेल्थ पढ़ने, हेल्थ डिटेल्स को, डेटा को
स्टोर करने में, और कहीं ना कहीं वो ट्रांसफर भी करते रहते हैं, वो डेटा अपने आप ट्रांसफर होता रहता है, जिसके बेसिस पे रियल टाइम इंफॉर्मेशन इंश्योरेंस कंपनीज को मिलती है। इसके बेसिस पे वो जब देखते हैं तो आपके लिए उसके अकॉर्डिंगली वैसा ही हेल्थ इंश्योरेंस का प्लान ऑफर किया जाता है, उसके अकॉर्डिंगली वैसे पैसे चार्ज किए जाते हैं। और लॉजिस्टिक्स में तो ये है कि हम जैसे कि पहले भी बात कर चुके हैं कि मशीन किस तरह वेयर हाउस में काम करने के लिए कर पा रही है। चाइना में तो ये देखा गया है, और अमेजोन भी कुछ हद तक वैसा कर रहा है अमेरिका में। और तो और कई जगह पे वो सॉफ्टवेयर रिलेटेड भी उसका एआई का यूज है इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 में, ताकि वेयर हाउसिंग और इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है उसके अकॉर्डिंगली काम करता है। फिर है फाइनेंस। अब फाइनेंस में अगर हम ये देखें तो इसका ये है एडवांटेज कि वो रियल टाइम डेटा निकाल सकता है, कोई भी फाइनेंशियल डिटेल निकालनी हो किसी एंटिटी की या ग्रुप की या कंपनी की, ताकि उसके बेसिस पे वो एनालिसिस दे सके कि क्या उसका यूज है। या आज के टाइम में फिर ये हुआ है एआई से कि अगर हम फाइनेंस की बात करें तो इंडिया के केस में ये देखा गया कि बैंकिंग सेक्टर में कुछ हद तक ले भी हुए हैं। आई थिंक अराउंड थाउजेंड्स में ले ऑफ हुई है। और उसका फिर ये यूज देखा जा रहा है कि हम कैसे एआई का यूज बढ़ाएं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 में जो हम देख रहे हैं। और उस पॉइंट से ये है कि वो अब देखा जा रहा है कि हम साइबर सिक्योरिटी के पर्पज से इसको कैसे एनहेंस करें, फाइनेंस को, बैंकिंग सेक्टर को। और एजुकेशन में तो हमने देखा है कि आज के टाइम में एजुकेशन स्टार्टअप्स आगे ऑनलाइन रिलेटेड है। फिर आपके बहुत से एआई से रिलेटेड आप कोर्सेज भी हैं। फिर एजुकेशन से ये चीज जरूर हुई है कि अब आपको जरूरी नहीं है कि आपको स्कूल में ही जाकर बैठ के एक टीचर से ही पढ़ना है। अब तो आज के टाइम में आप एआई से कोई भी सर्च करो, कोई क्वेरी सर्च करो, या कोई चीज आपको ढूंढना हो, कोई कोर्स ढूंढना हो एजुकेशन पे, तो आपको बहुत सारा मिल जाएगा। और वो सेल्फ स्टडी वाले भी हैं, तो वो भी एक पॉइंट है कि टेक्नोलॉजी ने यहाँ तक प्रोग्रेस कर ली है। फिर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का देखो, अगर हम ये देखें कि कैसे उसने ओवर द इयर्स डेटा को एनालाइज करता है वो मशीन, और उसके बेसिस पे वो जज करता है कि क्या रेनफॉल होगा, क्या वेदर पैटर्न होगा। उसके बेसिस पे ये है कि किस तरह हम किसान को बता सके कि आपने उसके अकॉर्डिंगली पानी देना है, या उसके अकॉर्डिंगली आपने क्रॉप्स को अवेलेबल तभी रखना है। रेनफॉल पे बहुत आप उतना डिपेंडेंट ना हो, इन दैट सेंस कि आप वेट नहीं कर रहे हो कि पता नहीं इस बार बारिश होगी या नहीं, इस बार कम होगी या नहीं, या ज्यादा होगी या क्या होगा, या सूखा पड़ेगा या क्या होगा। उस सेंस में एग्रीकल्चर का ये यूज हो सकता है। इस टेक्नोलॉजी को एग्रीकल्चर में ये भी देख सकते हैं कि सॉइल टेस्टिंग हो सकती है, उसके बेसिस पे देखा जा सकता है कि सॉइल की कैसी हेल्थ है। फिर उसके अकॉर्डिंगली सॉइल को वैसे हील किया जा सकता है। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम देखें आज के टाइम में ये हुआ है कि बहुत ज्यादा केमिकल्स का यूज करने से सॉइल हेल्थ कुछ हद तक डैमेज हुई है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जमीन पॉइजनस भी हो गई है कुछ हद तक, जिसकी वजह से फूड जो ग्रो करता है वो कहीं ना कहीं हम सबकी हेल्थ में लॉन्ग टर्म इफेक्ट देता है। एक तरह का स्लो पॉइजन वाला इफेक्ट देता है, जो आगे जाके आगे काफी टाइम, एक एज के बाद हेल्थ खराब होनी शुरू हो जाती है। अब मैन्युफैक्चरिंग में हमने जैसे कि पहले की बात की कि अब क्या हुआ है कि जहां पे आपको पहले जितने वर्कर्स चाहिए थे, अब आपको उतने वर्कर्स चाहिए नहीं, क्योंकि अब ऑटोमेशन के थ्रू चीजें हो जाती हैं। अब आपको कम लोग चाहिए, और कम लोग चाहिए अब आपको उतनी बड़ी फैक्ट्री सेटअप करने के लिए, और उतना उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए, और उस सेंस में उतने लोग आपको कम रखने होंगे। तो आप फिर टेक्नोलॉजी उसके अकॉर्डिंगली आप मैन्युफैक्चर आप चीजें करते हो। आई होप समझ पा रहे होंगे। एडवांटेजेस ये हैं कि आप देखिए प्रोडक्टिविटी तो डेफिनेटली बढ़ी है ऐसी टेक्नोलॉजी से, और बहुत हद तक पेपर वर्क कम हुआ, और एफिशिएंसी बढ़ी, क्योंकि प्रोडक्टिविटी इसलिए बढ़ी कि अब आपको डिपेंडेंट बहुत नहीं होना पड़ रहा है कि वो ह्यूमन बीइंग अवेलेबल है कि नहीं। इससे ये भी हुआ है एफिशिएंसी से कि
जो पहले काम आपका उतने सपोज 1000 लोग करते थे, उतना काम अब 100 लोग कर पाते हैं। तो उस सेंस में एफिशिएंसी काम की बहुत स्पीड से बढ़ी भी है, आउटपुट बढ़ा है, और कि अब उतना कम टाइम लगता है चीजों को काम करने में। उस पॉइंट से उसके ये फायदे हुए हैं। और इनोवेशन भी हुआ है क्योंकि अब आपको उतना स्पेंडिंग अब नहीं करना पड़ रहा है कि मैं वो एम्प्लॉय को रखूंगा तो उसको पैसे दूंगा, सैलरी आएगी, उसको अलाउंस दूंगा, या उसको इंसेंटिव दूंगा या बोनस जैसे दूंगा, तो वो देना नहीं पड़ेगा। उस पॉइंट से उसको देखा जा रहा है कि कैसे ये टेक्नोलॉजी गेम चेंजर देखी जा रही है उसको। अब उसके लिए क्या है कि आप ज्यादा से ज्यादा आप इनोवेशन पे फोकस कर पाते हो, तो उतना पैसा आपका बचता है, तो फिर आप वो कंपनीज और या जो बिजनेसेस है वो उस पर्सपेक्टिव से देखते हैं। फिर है कस्टमाइजेशन। अच्छा, इसमें क्या है कि चीजों को आप अपने हिसाब से डिजाइन करवाते हो। अब आपको जरूरी नहीं है कि स्टैंडर्डाइज ही रखना है, आप चीजों को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। आपको उस चीज को डिजाइन वैसे करवाना पड़ता है ताकि वो वैसा काम करे। ये है उसके चैलेंजेस भी हैं। साइबर सिक्योरिटी है डेफिनेटली, क्योंकि हैकर्स को फिर मौका मिलता है साइबर अटैक्स करने का, डेटा चोरी करने का, जो डार्क वेब पे भी डाला जा सकता है, जो कि 98% इंटरनेट माना जाता है, जिसपे सारे गलत काम होते हैं। और प्राइवेसी कंसर्न है क्योंकि अब आपका डेटा तो चोरी हो गया, तो प्राइवेसी अब कहने के लिए रह गई है, सिर्फ नाम की रह गई है। अब तो डेटा इट इज अवेलेबल, कल को कोई भी हैकर यूज कर सकता है उसको, वो यूज कर सकता है अटैक करने के लिए, क्लोनिंग करने के लिए, और वॉइस क्लोनिंग, या आपको फेक ईमेल आईडीज भेज के, फेक ईमेल्स करके, मिसलीडिंग हो, जो जो हो सके वो ऐसी हो सकता है वैसी रखे कि वो आपको फंसा सके। ये भी एक तरीका है कि साइबर क्रिमिनल्स का एक राइज ऐसे भी आया है। और फिर डिजिटल लोग जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने एक बात भी कही थी इस पर कि डिजिटल अरेस्ट, एक वो भी चल पड़ा है, तो लोग, ये भी एक चैलेंज आता है इसके साथ। फिर जॉब डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि अब क्या है, जैसे हमने पहले भी बात की कि जो पहले काम 1000 लोग करते थे अब वो 100 लोग कर पाते, तो वो जो रिमेनिंग 900 लोग हैं उनके लिए अब क्या काम है। तो उनको अब फिर उस पर्सपेक्टिव से कंपनीज निकाल देती कि तुम्हारा तो कोई यूज नहीं है, क्या करोगे। तो उससे अच्छा है वो फिर वो सोचते हैं कि इनको ले ऑफ कर दो, इनको जॉब से निकाल दो। स्किल गैप्स भी है, एक तरह से इसकी डिमांड भी है, बहुत ज्यादा ग्रोइंग डिमांड है, और उतने लोग उस स्पेसिफिक काम के लिए उतने अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि हर किसी का स्किल सेट वैसा नहीं है। वो भी एक प्रॉब्लम आती है, तो ये भी एक चैलेंज है। अगर हम फ्यूचर ट्रेंड्स देखें तो देखो ऐसा है कि मशीन जो है वो आज के टाइम में पूरी तरह तो रिप्लेस नहीं कर सकती। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एआई और ह्यूमन मिलके क्या कोलैबोरेट करें जिससे इसका बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा लोगों को हो, और किस तरह ये वेल बीइंग एक तरह से प्रमोट करे। ये नहीं कि मशीन्स ही सब कुछ करे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मिलके होगा तो कुछ काम हो सकता है। ऑटोनॉमस सिस्टम में ये है कि देखो आज के टाइम में मशीन्स जैसे ऑटोमेशन है, कई चीजों में जो ऑटोमेशन हो जाती, तो अब उसमें उतना ह्यूमन बींग्स का यूज उतना एक तरह से वो यूज ही समझती है कंपनीज की, इनकी अब इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो सोचती हैं कि कोई काम के नहीं है। और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो नॉट ओनली एनवायरनमेंट को कम से कम डैमेज करे, एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, कम से कम एमिशंस हो, इंक्लूडिंग जो वो टेक्नोलॉजी हो वो ऐसी नहीं हो कि उसको चलाना एक अनसस्टेनेबल हो, कि उसके लिए कोई स्पेसिफिक नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो उस पॉइंट से। और अगर हम इसका एक कंक्लूजन ये निकाले कि डेफिनेटली जो इंडस्ट्री 4.0 है वो नो डाउट इकोनॉमीज को चेंज कर रही है, और हम काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल रही है। स्पेशली ऑटोमेशन जो है, हमने पहले भी बात की, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, कि टेक्नोलॉजी पर बहुत डिपेंडेंट कहीं ना कहीं लोग हुए हैं, कि अब आपको उतना उंगली या उतना यूज नहीं करना पड़ता फोन चलाने के लिए। इन द सेंस कि अगर आपको कुछ करना हो, कुछ ओपन करना हो, तो आपने सिर्फ कमांड देनी है,
उस पॉइंट से देखा जा रहा है। बाकी देखो टेक्नोलॉजी का ये है कि आगे जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, उसका फिर ज्यादा से ज्यादा क्या हम बेस्ट यूज केस सिनेरियो देख सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सब डिपेंड करेगा कि अब आगे का टाइम कैसा है। सो आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई हो। अगर आपको प्लीज पसंद है, प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।